नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से आज इस्तीफा दे दिया। वे पंजाब मंत्रिमंडल गठन को लेकर नाराज चल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की चिट्ठी भेजी है। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता। समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म होता है। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू को 18 जुलाई को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अगुवाई में पंजाब कांग्रेस में हुई बगावत के नतीजे के तौर पर 18 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई से फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ की। अग्रसेन गहलोत ने ईडी के दिल्ली ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश किया है। पिछले साल ही ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस दर्ज किया। पिछले साल जुलाई में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर में फार्म हाउस और फर्मों पर ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी पिछले साल उस वक्त हुई जब सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन विभाग, पुलिस प्रशासन से कहा कि राजस्थान में ऐसी हालत कर दो कि लपका नाम का कोई व्यक्ति राजस्थान के अंदर नहीं रहे। गहलोत ने राजस्थान के टूरिज्म के लिए रोड़े बने, लपकों को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर स्टेट लेवल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन और पुलिस विभाग से कहा कि किसी जमाने में लपकों का बहुत बड़ा आतंक था। सरकार ने कानूनों में संशोधन भी किया। गहलोत ने कहा, मैं चाहता हूं कि लपकों की ऐसी हालत कर दो कि लपका नाम का कोई व्यक्ति राजस्थान में नहीं रहे। पंजाब के बाद कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की खींचतान दूर करने के लिए सरकार और संगठन में बदलावों पे फोकस करने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान को कम करने अब सत्ता संगठन में बदलाव होना निश्चित। मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर अलग महीने से नियुक्ति की शुरुआत हो सकती है। जनता को मैसेज देने के लिए कांग्रेस हाईकमान सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कह सकता है। अब इसी पर अंतरिम मुहर लगना बाकी। प्रदेश कांग्रेस सरकार में चल रही उठापन के बीच प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि इसका ऐलान अब तक नहीं हुआ, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसी दिन यह सरकार जाएगी। यदि मंत्रिमंडल विस्तार मामले में मुख्यमंत्री अड़े रहे तो वो भी जाएंगे। प्रदेश में चल रही सियासी उठापटांग के बीच नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान में अपने आप के काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कटारिया पूर्व में भी इस तरह के बयान 2 बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी बात 100% सही निकलेगी। थार के रेगिस्तान में अब इन दिनों भारतीय सेना की कब मिसाइल की गूंज सुनाई पड़ रही है। करीब 3 गुना तेज रफ्तार के साथ जमीन से हवा में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती ये मिसाइल एक अलग ही रोमांच का एहसास करा रही है। करीब 6 मीटर लंबी ये मिसाइल जमीन से हवा में 24 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की एयर डिफेंस ब्रिगेड इन दिनों रेगिस्तान में अपनी क्षमता को परख रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल कलराज मिश्र ने आईआईटी जोधपुर में जोधपुर सिटी नॉलेज एवं इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन किया। कहा कि तकनीक हर क्षेत्र में आगे आने वाली है। 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में यह तकनीक महत्वपूर्ण साबित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह सही है कि यह तकनीक जॉब कम करती है, लेकिन भविष्य में काम भी बढ़ेंगे। भारत का युवाओं जो लगातार अपग्रेड हो रहा है, खासकर डेटा साइंस में उनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस टेक्निक से नए स्टार्टअप्स आएंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर आने वाले समय में सरकार की नीतियों में भी भागीदारी निभाएगी। किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, शिक्षा संकुल में सोमवार को डोटासरा ने
सरकार 10 महीने से किसानों के साथ जुल्म, अन्याय और अत्याचार कर रही है। किसानों की सुन नहीं रही। ऐसे अत्याचार तो आजादी के पहले अंग्रेज भी नहीं करते थे। केंद्र सरकार को इस जुल्म को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे कितना भी मंत्रिमंडल फेरबदल कर रहे, चाहे रात को 11 बजे आकर सेंट्रल विस्टा का अवलोकन कर ले, गुमराह करने और ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। जयपुर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने सोशल मीडिया पे कहा कि मुद्दों से विहीन कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने, सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में नाबार्ड से एक और अधिक सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं में नाबार्ड और अधिक सशक्त एवं सक्रिय भागीदारी निभा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास स्थान पर नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी.आर. चिंतला ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने तथा उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि पीएम मोदी देश की आम जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा संकुल में प्रीलिमिनरी परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से आयोजित भारत बंद को हमारा समर्थन, मैं भी इस बंद में शामिल होने का प्रयास करूंगा। किसानों के साथ 10 माह से केंद्र की सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है। किसानों की कोई सुन नहीं रहा। ऐसे आजादी से पहले भी जब गुलाम थे तब अंग्रेज भी ऐसे जुल्म नहीं करते थे, तो आज केंद्र की मोदी सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी सुपर स्पेशलिटी का सिलेबस अंतिम समय में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि सत्ता के खेल में युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत बनाइए। कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने केंद्र को फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा, सत्ता से खेलने में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे सिर्फ इसलिए कि किसी के पास शक्ति है, आप इसका मन मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये स्टूडेंट्स के करियर का सवाल। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से ये भी कहा कि युवा डॉक्टरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग क्या कर रहा है? स्टूडेंट सुपर स्पेशलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। एग्जाम से पहले अंतिम मिनटों को बदलने की जरूरत क्यों है? योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल के विस्तार में रविवार को शपथ लेने वाले कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों के विभागों का सोमवार को बंटवारा किया गया। राज्य मंत्री पलटू राम को सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, डॉक्टर संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग, धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। छत्रपाल सिंह गंगावर को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जनजाति विभाग और दिनेश खटीक को जेल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन कैबिनेट के 7 नए मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में मुलाकात की। योगी ने मंत्रियों को पहली ही क्लास में यह भी बता दिया कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन के साथ मिलकर काम करें। आज सीएम ने सभी नए मंत्रियों को लोक भवन बुलाया। 1.5 घंटे तक सीएम ने मंत्रियों से चर्चा की। मुलाकात के बाद बाहर आए जितिन प्रसाद ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने शिष्टाचार मुलाकात से बुलाया था। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े किए। WHO ने भारतीय कंपनी बायोटेक के कोवैक्सीन की कुछ तकनीकी जानकारियां मांगी है। केंद्र सरकार ने कहा था कि WHO कोवैक्सीन को जल्द ही कभी अपनी मंजूरी दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने पिछले शुक्रवार को कहा, मंजूरी के लिए दस्तावेज जमा करने की एक नई प्रक्रिया। WHO की आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इससे पहले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के डॉक्टर वी पॉल ने कहा था कि कोवैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी इस महीने के अंत में मिलने की संभावनाएं हैं। ब्रिटेन ने भी कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ी है।
नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में हुई हिंसा का मामला अभी भी थमा नहीं। उपचुनाव से पहले भी हिंसा की घटनाएं सामने आने लगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। हंगामे के बाद सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ से निकालकर उन्हें उनकी कार तक पहुंचाया। दिलीप घोष ने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वे और सांसद अर्जुन सिंह भवानीपुर में प्रियंका टिब्रीवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे। वे जाबतपुर बाजार में एक वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष से मारपीट और धक्का मुक्की की और अर्जुन सिंह के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। टीएमसी ने आरोप लगाया कि दिलीप घोष के बॉडीगार्ड ने भीड़ को डराने के लिए पिस्टल का सहारा लिया। दिलीप घोष ने कहा टीएमसी ने बिना किसी उकसावे के उन पर हमला किया और उन्हें पीटा और एक भाजपा कार्यालय को घायल भी किया। साउथ बेंगलुरु में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक जर्जर हो चुकी इमारत ताश के पत्तों की तरह जिम्मेदार हो गई। दमकल विभाग के अधिकारियों की सतर्कता की वजह से यह हादसा टल गया। वक्त रहते ही इसे खाली करवाने की वजह से कई लोगों की जानें बच गई। हादसे से पहले इस इमारत में रहने वाले परिवार को जिला प्रशासन की मदद से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया था। अचानक बिल्डिंग गिरने से आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई बड़ा धमाका हो गया हो। जिला प्रशासन ने बारिश शुरू होने से पहले ही जर्जर इमारतों की खाली करने का अभियान शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के पथरिया से विधायक रामबाई एक बार फिर सुर्खियों में। दरअसल बसपा की विधायक चुनी गई रामबाई से दमोह में लोगों ने रिश्वत लिए जाने की शिकायत की। उन्होंने कहा कि 1500 की घूस लेना समझ में आता है, लेकिन 10,000 लेना गलत। हमें पता है कि सब कुछ अंधेरी नगरी चौपाट राजा चल रहा है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं। विधायक के पास कुछ दिन पहले सतवाऊ गांव के लोग रोजगार सहाय और सचिव की शिकायत लेके पहुंचे थे। आरोप था कि पीएम आवास के नाम पर दोनों हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक के सामने सहायक और सचिव पर वसूली के आरोप लगाए। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट में काम के दौरान हुए हादसे में मंत्रालय के कर्मचारी राजेश कुमार पाल की मौत हुई। वह बाइक से घर जा रहे थे। सुभाष नगर फाटक के पास पिलर के ऊपर आई कोई भारी चीज गिरी, जिससे राजेश कुमार का सिर फट गया। राजेश कुमार पाल सेम कार्यालय में रहते थे। वल्लभ भवन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। घटना के वक्त वह बाइक से मेदा रोड होते हुए जा रहे थे। सुभाष नगर फाटक से गुरुदेव गुप्ता चौराहे तक मेट्रो के पिलर खड़े हुए। इसका काम अभी भी जारी। बावजूद मेट्रो प्रबंधन ने यहां से सुरक्षा के लिहाज से लगे सभी पॉइंट्स हटा दिए थे। एमपी नगर से हबीबगंज के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज के लिए पिलर का लोहे का स्ट्रक्चर बुधवार शाम गिर गया। स्ट्रक्चर में कई टन सरिये थे। पीडब्ल्यूडी के अफसर अपनी नाकामी छिपाते नजर आए। कहा लोहे की टीन से क्षतिग्रस्त हिस्सा कवर करवा दिया गया। फिलहाल पिलर के लोहे के स्ट्रक्चर को मशीनों के जरिए सीधा करने की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी देश चीन फिर से भारत से लगे बॉर्डर पे सक्रिय हो गया। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ में एक बार फिर चीन सीमा रेखा के पार अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पे नए मॉड्यूलर कंटेनर जैसी रहने की व्यवस्था की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तर में काराकोरम पास करीब बहाल जिला से लेकर पीयू हार्ट स्प्रिंग चांग तक सैनिकों के लिए शेल्टर बनाए। पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद से चीन ने कई कैंप बनाए। ये नए कैंप पुराने मौजूदा कैंपों के अलावा बनाए गए। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास सीमा रेखा पे 50-50 हजार सैनिक तैनात किए। इनके पास हॉवित्जर टैंक और सरफेस टू लेयर मिसाइल सिस्टम भी है। चीन ने क्षेत्र में कई एयर स्ट्रिप और नए हेलीपैड भी बनाए जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर सोमवार को एक प्रदर्शनकारी ने अंडा फेंका। मैक्रो उस समय लियोन के दौरे पे थे। इसी दौरान एक शख्स ने विवेला रेवोल्यूशन का नारा लगाते हुए मैक्रो पर अंडा फेंका। ये उनके बाएं कंधे पे जाग लगा। विवेला रेवोल्यूशन का मतलब क्रांति जिंदाबाद होता है। ये नारा फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में लगाया जाता है।
घटना के बाद मैक्रो ने कहा, अगर उनके पास मुझे बनाने के लिए कुछ है तो उसे आने दो। फिर राष्ट्रपति ने अपने अंगरक्षकों से कहा कि मैं उसके बाद मैं बात करूंगा। हालांकि मैक्रो पे फेंका गया अंडा कच्चा होने के बाद भी टूटा नहीं, बाद में कुछ फोटोज में वह जमीन पे टूटा नजर आया। घटना के वक्त मैक्रो इंटरनेशनल कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर में शामिल होने के दौरान समर्थकों से बातचीत कर रहे थे। बीते 8 जून को मैक्रो को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। वे उस वक्त भी लोगों से मुलाकात कर रहे थे, बीच में बैरिकेड भी था, तभी अचानक भीड़ में शामिल व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मारा था। राष्ट्रपति के साथ मौजूद सिक्योरिटी एजेंट्स ने फौरन उस व्यक्ति को दबोच लिया। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले हिंसा की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। पहले 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि एक मर्डर केस में जिसे विक्टिम बताया गया है दरअसल जिंदा है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए गए। एक मर्डर विक्टिम जिंदा और यह सब हैरान करने वाला है। मुकेश सहनी के आदमी है, गाड़ी से उतरेंगे तो देखा देंगे अपनी औकात, ये धमकी देने वाला बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी का प्रचार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर। राजभवन की गाड़ी को चला रहे ड्राइवर संजय कुमार को नौबत उस वक्त आई जब वीवीआईपी के प्रचार गाड़ी के राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी की गाड़ी में पिछले से जोरदार धक्का मार दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी और उनके ड्राइवर बाल बाल बच गए। धक्का मारने के बाद जब ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ड्राइवर से आपत्ति जताई तो प्रचार गाड़ी का ड्राइवर उल्टा उन्हें ही मौके पर बहस करने लगा। राजभवन की ब्रेजा कार गाड़ी सुगुना मोड़ की तरफ से आ रही थी। उसी क्रम में बेली रोड फ्लाईओवर पर पटेल भवन के ठीक सामने वीवीआईपी की बोलेरो गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। राजभवन के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता उसमें बैठे थे। जोर से झटका लगा, साथ ही पीछे से उनकी गाड़ी का बम्पर और बॉडी टूट गया। धक्का मारने वाली गाड़ी बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की गाड़ी है। राजभवन की गाड़ी को चला रहे ड्राइवर संजय कुमार ने बताया, ज्वाइंट सेक्रेटरी के सामने मुकेश सहनी की पार्टी की गाड़ी को चला रहा ड्राइवर लगातार धमकी दे रहा था। सीधे तौर पर कह रहा था कि हम मुकेश सहनी के आदमी है, गाड़ी से उतरेंगे तो दिखा देंगे अपनी औकात। अलवर के आरटीओ ऑफिस में एसबी ने रिश्वत का एक मोटा खेल पकड़ा। लाइसेंस रिन्यू और डुप्लीकेट लाइसेंस के काउंटर पे काम करने वाला सूचना सहायक को 1500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। सहायक के अकाउंट से 3,17,000 रुपए, 3 लाख रुपए घर से और 21 लाख रुपए बैंक खाते से मिले। एसीबी ने सोमवार शाम 4 बजे परिवादी आजादी के शिकायत पर आरटीओ में रेड डाली। सूचना सहायक तरुणेश ने कक्ष में दलाल गार्ड व अन्य आरोपियों को पकड़ा। सूचना सहायक ने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 1500 रुपए की रिश्वत ली। फिर एसीबी ने उसके आसपास की जगह को खंखोला तो 3 लाख रुपए मिले। एसीबी की दूसरी टीम ने सूचना सहायक के घर पे मरेठिया अब्बास पहुंची, वहां भी 3 लाख रुपए बरामद किए गए। एसीबी के एएसपी विजय सिंह ने बताया, परिवारवादी आजाद की शिकायत पे कार्रवाई की गई। सूचना सहायक डुप्लीकेट लाइसेंस व लाइसेंस रिन्यू के काम को देखता है। उसके काउंटर से 3,17,000 रुपए मिले। बस सिर्फ एक दिन का सुविधा शुल्क है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को जन दर्शन यात्रा पर खनगोन के जिरनिया में थे, जहां आम सभा कर 40 किलोमीटर रोड शो के जरिए भिकनवाव गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिरनिया के चांद चैनपुर, आभापुरी, सिवना, गोराडिया आदि गांव में रोड शो किया, जिसके बाद भिकवाव पहुंचे। नगर परिषद के कार्यक्रम में आम सभा को संबोधित किया। सीएम ने जन दर्शन यात्रा व आम सत्ता के दौरान कई घोषणाएं की। गांवों में आंगनवाड़ी, पंचायत भवन व सड़क निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराने के आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायत मिलने पर कई अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। भिकनवाव गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार की शिकायत मिली, जिस पर उन्होंने कलेक्टर व कमिश्नर को जांच के लिए आदेश दिए। उकाई के कैचमेंट क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते पानी की आवक लगातार जारी है।
प्रशासन ने 84 तहसील के 22 गांव में अलर्ट जारी किया है। शहर में 7 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें पलसाना तहसील में सबसे अधिक 2.25 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मांडवी में 6, मांगरोल और ओलपाड़ में 6 मिलीमीटर बारिश हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई से फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तमान निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ की है। पिछले साल ही ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस दर्ज किया था। पिछले साल जुलाई में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर के फार्म हाउस और फर्मों पर ईडी ने छापेमारी की। छापेमारी पिछले साल उस वक्त हुई जब सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में थे। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी अग्रसेन गहलोत को फिलहाल गिरफ्तार नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने हाल ही में अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पे रोक लगाई। किसानों को सब्सिडी दिए जाने वाला फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध। ईडी में दर्ज मामले के अनुसार अग्रसेन गहलोत पर प्रतिबंधित सब्सिडी वाला फर्टिलाइजर निर्यात कराने का आरोप है। आरोप के मुताबिक अग्रसेन गहलोत की फर्म ने साल 2007 से 2009 के बीच रियायती दरों पे पोटाश वाला फर्टिलाइजर खरीदा और उसे किसानों को देने की दूसरी कंपनी को बेचा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान को कम करने पर अब सत्ता संगठन में बदलाव होना निश्चित। मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने में अगले महीने से नियुक्ति की शुरुआत हो सकती है। जनता को मैसेज देने के लिए कांग्रेस हाईकमान सभी मंत्रियों के से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने के लिए भी कह सकता है। तीसरा ये भी है कि केवल विस्तार हटाया जाए, जिसमें केवल खाली पड़े 9 मंत्रियों के पदों पर भरने की बात हो सकती है। राजस्थान के बदलावे पर अक्टूबर में शुरुआत तय मानी जा रही है। अभी तक दिल्ली में लॉबिंग और बैठकों का दौर जारी। गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल या विस्तार के साथ संगठन में खाली पड़े जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के पदों को भी भरा जाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देना तथा सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने में नाबार्ड से और अधिक सहयोग का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने और उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत। नाबार्ड चेयरमैन से प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के विस्तार और उनके कंप्यूटरीकरण करने में सहयोग के लिए कहा गया। गहलोत से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पे नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी.आर. चिंतला ने मुलाकात की। गहलोत ने नाबार्ड से प्रदेश के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु प्रद ऋण लक्ष्यों को 1800 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए वार्षिक तक करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए बड़ी सौगात दी। का आज 35 नई फसलों को वैरायटी को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी द्वारा पेश किए गए फसलों की वैरायटी में मुख्य रूप से मुरझाई हुई, बध्यता, मोजेक प्रतिरोधी अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की रोग प्रतिरोधी किस्म, गेहूं की जैव फर्टिलाइजर किस्म शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेट टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण भी किया था। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि कृषि और विज्ञान के तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी। उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर उड़ी सेक्टर में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को उड़ी सेक्टर के घोलन इलाके में संदिग्ध हरकत देखने के बाद सतर्क जवानों ने आतंकियों का एक ग्रुप घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था उसको देखा। इस पर उन्होंने ललकारा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई से शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया और एक पकड़ा गया। पंजाब के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की खींचतान दूर करने के लिए सरकार और संगठन में बदलावों पे फोकस कर रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान को कम करने में अब सत्ता संगठन में बदलाव होना निश्चित है। मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े पैमानों पे अलग महीनों से नियुक्ति की शुरुआत हो सकती है। जनता को मैसेज देने के लिए कांग्रेस हाईकमान सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कह सकते हैं।
सोमवार को गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ। 14 दिन पहले बनी भूपेंद्र पटेल सरकार और उनके मंत्रियों के लिए यह पहला सत्र। विपक्ष कांग्रेस ने कोरोना को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा किया। कांग्रेस ने मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार को लेकर पहले ही आक्रामक योजनाएं बनाई है। कांग्रेस ने सत्र के पहले ही दिन कोरोना के मृतकों को न्याय दो के नारे लगाते हुए विधानसभा से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान एमडी ड्रग्स के मुद्दे पे विपक्ष के हमले का गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने डट के सामना किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के 24 घंटे बाद दूसरे दिन सोमवार को सभी 7 नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। इन 7 में इकलौते कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रावधानिक शिक्षा मंत्री बनाया गया। 6 राज्य मंत्रियों को बांटे गए विभागों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके दी। पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर विस्तार के बाद विभाग को लेकर भी खूब मंथन हुआ। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पे रविवार देर रात तक बैठकें चलती रही। सोमवार को इस पर विचार विमर्श किया गया, फिर रात को विभागों की जानकारी सीएम को दे दी गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष पर हमले के बाद राजनीति तेज हो गई थी। भाजपा के कई नेता जहां उपचुनाव को टालने की मांग कर रहे थे, वहीं स्वप्न दास गुप्ता ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने की मांग की थी। इसके अलावा कहा केंद्रीय बलों की उपस्थिति में चुनाव करवाने की मांग हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई से फर्टिलाइजर घोटाले में प्रवर्तमान निदेशालय ने सोमवार को पूछताछ की। अग्रसेन गहलोत ने ईडी के दिल्ली ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब पेश किया है। पिछले साल ही ईडी ने अग्रसेन गहलोत के खिलाफ केस दर्ज किया। पिछले साल जुलाई में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर फार्म में छापेमारी की। यह छापेमारी पिछले साल उस वक्त हुई जब सचिन पायलट खेमक हुई बगावत के वक्त कांग्रेस विधायक बाड़ेबंदी में थे। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा फिर से फाइनल। अब वह गुरुवार को वहां पहुंच रहे हैं। वहां पर एक निजी पैलेस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं करने से भगवत मान की नाराजगी के बीच ये पंजाब आ रहे हैं। वह अपनी दूसरी गारंटी दे सकते हैं जो नौकरी रोजगार भत्ते को लेकर हो सकती है। पहले भी बिजली बिलों में रियायत की गारंटी चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता करके दे चुके हैं। इस दौरान देखने वाली बात यह रहेगी कि भगवंत मान उनसे मिलने आते हैं या फिर दूसरे कार्यक्रमों की तरह ही दूरी बनाकर रखते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दिल्ली में जो हिंसा हुई वह अचानक नहीं हुई बल्कि एक सुआयोजित ढंग से की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दौरान हिंसा की कुछ वीडियो के भी हवाले दिए। सोमवार को एक दिल्ली हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करके कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इस तरह सुआयोजित ढंग से हिंसा की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा वीडियो के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दिखता है कि ये सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्री प्लान था। देश में सोमवार को कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। पिछले 1 महीने में ऐसा 5वीं बार हुआ है। इसके साथ देश में वैक्सीनेशन कवरेज 86 करोड़ के पार। देश में पहली बार ठीक महीने के पहले 27 अगस्त को एक दिन के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा सोमवार देर रात तक आखिरी रिपोर्ट आने से वैक्सीनेशन का आंकड़ा और बढ़ सकता है। देश भर में 16 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके बाद 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू हुआ था। पंजाब में मंत्री पद के बाद मंत्रालय को लेकर पेच फंस गया। सबसे बड़ी वजह होम मिनिस्ट्री। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा के समर्थक विधायक चाहते हैं कि गृह विभाग रंधावा को दिया जाए। वह मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसकी बड़ी वजह ड्रग्स और बेअदबी मामले में चन्नी सरकार पे कार्रवाई का दबाव है। उनका कहना है कि यह विभाग मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के पास ही होना चाहिए। सूत्रों की माने तो सिद्धू के इस दबाव को सियासी तौर पर भी देखा जा रहा है।
अगर रंधावा पुलिस के जरिए बड़े मामलों की कार्रवाई कर गई तो फिर उनके आगे सिद्धू की सियासी चमक फीकी पड़ जाएगी। चीन इन दिनों बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। यहाँ के पूर्वोत्तर इलाकों में यह संकट इतना गहरा कि कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों में काम रुक गया। चीन में लोगों से घरों में पानी गर्म करने के लेकर ज्यादा पावर वाले गैजेट्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। चीन इन दिनों बड़े बिजली संकट का सामना करते नजर आया। पूर्वोत्तर इलाकों में संकट इतना गहरा कि कई बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों में काम भी रुक गया। लोगों से घरों में कम पावर इस्तेमाल करने का कहा गया। कई मॉल व दुकानें बंद हो चुके हैं। ऐसे में लोग अब अंधेरे में जीवन पालन करने को मजबूर। चक्रवात गुलाब तूफान का असर अगले 6 घंटों के भीतर कमजोर होता नजर आया। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट्स में जानकारी देते हुए कहा 28 सितंबर 2021 को सुबह 5:30 बजे तक तूफान का दबाव तेलंगाना के आसपास क्षेत्रों के अलावा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के आसपास बना रहेगा। बताया गया कि 6 घंटों में तूफान कमजोर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान ने मानसूनी बारिश के बीच एक बार फिर से लोगों को जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गुलाब का प्रभाव ज्यादातर आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। यहां पर इस तूफान के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार हरे निशाने में खुले। सेंसेक्स 60,285 और निफ्टी 17,906 पे खुला। बाजार की बढ़त ज्यादा देर तक नहीं हुई। बाजार के हरे निशान से लाल निशाने में पहुंचते फिलहाल सेंसेक्स 220 गिरकर 59 पे और निफ्टी 50 गिर के 17,800 पे कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में 13 शेयर्स बढ़त के साथ और 17 शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें पावर ग्रिड के शेयर्स 6%, एनटीपीसी के शेयर्स 4.27, टाइटन के शेयर 2 से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन डीजल के दाम बढ़ते नजर आए। पेट्रोल की कीमतों में 22 दिनों बाद बदलाव हुए। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को डीजल 25 और पेट्रोल 20 पैसे महंगे हुए। इसके बाद वहां पेट्रोल 101 और डीजल 89.57 लीटर। कच्चे तेल के दाम एक बार फिर बढ़ने लगे। इसी का नतीजा कि कच्चे तेल के बेंचमार्क ब्रेड क्रूड शनिवार को $78 प्रति बैरल के लेवल को पार कर $79.36 पे पहुंचा। कच्चा तेल 3 साल के रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया। इससे पहले सितंबर 2018 में $80 पे पहुंचा था। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।